Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, we will discuss about split plot design. It is very important experimental design and generally we use this design. And the other common design are randomized block design, RBD, factorial RBD. And this is also a special type of design when two factors are used in the experiment. Actually, when there are more than two factors, then we use factorial randomized design, factorial RBD. But sometimes treatments or factors are in such a way that they require large plot size. कि एक फैक्टर को इतना नहीं हो सकता कि उसको हम छोटे प्लॉट में अकोमोडेट कर सकें, उसके लिए लार्ज प्लॉट चाहिए. So I have uploaded already a lecture, commonly used experiment design under different conditions. So please watch that video. उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन होती हैं और किस कंडीशन में कौन सी डिज़ाइन यूज़ की जाती है. उसमें मैंने CRD, RBD, स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन, स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन, स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन के बारे में बताया है कि कौन सी डिज़ाइन कहाँ यूज़ करती है. तो आप उस लेक्चर को जरूर देखिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. यहाँ जो हमारा इम्पॉर्टेंट जो है वो है स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन. तो इसको हम तब यूज़ करते हैं व्हेन देयर आर टू फैक्टर्स and factors are such that one factor require large plot and it cannot be accommodated in small plot. कि एक फैक्टर ऐसा है कि जिसको छोटे प्लॉट में हम नहीं कर सकते, उसको बड़ा प्लॉट चाहिए. मान लीजिए कोई प्लॉट हमारा 5 × 5 मीटर का है, 5 मीटर लेंथ या 4 मीटर विड्थ है इसकी, और इसमें हम कोई टिलेज ऑपरेशन करना चाहते हैं. इसी तरह से हमने दूसरा प्लॉट बनाया, 5 मीटर लेंथ है इसकी. इसी तरह से हम प्लॉटिंग करते हैं और मान लीजिए कि इसमें हमें जीरो टिलेज करना है, एक में कन्वेंशनल टिलेज करना है और एक में रिड्यूस टिलेज करना है. तो इसमें जीरो टिलेज हम करना चाहते हैं, इसमें कन्वेंशनल टिलेज एंड इन दिस केस मिनिमम टिलेज. कन्वेंशनल टिलेज 4 हैरो, मिनिमम टिलेज 2 हैरो. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले जीरो टिलेज इसमें करें और फिर 5 मीटर में केवल 4 हैरो करें. ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो ट्रैक्टर चलता है तो उसके लिए लार्ज प्लॉट चाहिए. छोटे प्लॉट में इस तरह के कल्टीवेशन प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है. सो टिलेज ट्रीटमेंट कैन नॉट बी एकोमोडेटेड इन स्मॉल प्लॉट. भाई कैसे चलाएंगे? ट्रैक्टर जैसे ही चलेगा तब तक 5 मीटर खत्म हो जाएगा, ना वो घूम पाएगा, टर्निंग भी नहीं हो पाएगी, हैरो नहीं कर पाएगा, तो टिलेज ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे. इसी तरह से जब हम जीरो टिलेज में सीड ड्रिल से बोएंगे या करेंगे तो 5 मीटर तक नहीं हो पाएगा. तो इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे टिलेज है, इसके लिए लार्ज प्लॉट चाहिए. सिमिलरली irrigation treatment is there, then it cannot be accommodated in small plots. तो पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया लार्ज प्लॉट का टिलेज ट्रीटमेंट. टिलेज एंड सेकेंड टाइप इज इरिगेशन. सपोज हमको इरिगेशन 3 लेवल हैं इरिगेशन के, कि एक फील्ड में हमको 2 इरीगेशन देनी है और एक में 3 इरीगेशन देनी है और एक में मान लीजिए 1 इरीगेशन देनी है. समझ लीजिए ये प्लॉट 1 इरीगेशन का है, 1 इरीगेशन हमको इसमें देना है और एक दूसरे ट्रीटमेंट में 2 इरीगेशन देना है और तीसरा ट्रीटमेंट है मान लीजिए 3 इरीगेशन देनी है. अब हमने मान लीजिए इसी तरह के छोटे छोटे प्लॉट्स बनाए, स्मॉल प्लॉट्स आर देयर एंड व्हेन वी गिव इरीगेशन इन दिस प्लॉट, ओके, और इन दिस प्लॉट देन देयर विल बी सीपेज, okay, lateral movement, then this plot will also receive some water, then treatment will disturb. इसी तरह से तीसरी जब इरिगेशन इधर करेंगे तो इसमें तो जब हमें इरिगेशन देना है, 3rd इरिगेशन इसमें हमें नहीं देना होगा, तो इसका वाटर यहाँ सीपेज से आएगा, लेटरल मूवमेंट होगा, तो ये ट्रीटमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा. इसका मतलब कि ऐसे ट्रीटमेंट्स को हम छोटे प्लॉट में अकोमोडेट नहीं कर सकते. लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको पूरा एक प्लॉट बना लें, इस पूरे को, और फिर एक दूसरा बड़ा प्लॉट बनाएं, सिमिलरली 3rd प्लॉट, लार्ज प्लॉट, तो इसमें हम 1 इरीगेशन देना चाहते हैं, तो देन 1 इरीगेशन कैन बी गिवन वेरी इजीली एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ लेटरल मूवमेंट एंड वी कैन कीप द सम डिस्टेंस और बफर चैनल. कोई स्पेस हम 1 मीटर 2 मीटर छोड़ सकते हैं ताकि लेटरल मूवमेंट वाटर यहाँ पे ना जाए. इसी तरह से हम 2 इरीगेशंस को हमें देना हो तो इस पूरी प्लॉट में हम पूरा इरीगेशन देंगे. तो देखिए जब पूरा इरीगेशन जाएगा तो छोटे प्लॉट होते तो प्रॉब्लम आ जाती, जैसे मैंने आपको बताया. इसी तरह से इस प्लॉट में 3 इरीगेशन देंगे
तो इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको हमें लार्ज प्लॉट चाहिए, छोटे प्लॉट में एकोमोडेट नहीं कर सकते। मान लीजिए यही टिलेज का ट्रीटमेंट होता और ये कन्वेंशनल टिलेज होता तो आराम से हम 20-25 मीटर तक आराम से ट्रैक्टर चला सकते थे, 2 हैरो 3 हैरो जितना कर सकते थे। इसमें हम 2 हैरो कर सकते थे और इसको हम हैरो नहीं करते, 0 टिलेज रखते। तो ट्रीटमेंट जो फैक्टर है या ट्रीटमेंट का नेचर इस तरह से है कि उसको हम छोटे प्लॉट में एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं और उसके लिए बड़ा प्लॉट चाहिए। देन वी यूज दिस स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। सो इन दिस केस स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, one factor require large plot size and another factor require small plot size। दोनों को ही लार्ज नहीं चाहिए। अगर दोनों को ही लार्ज की जरूरत पड़ेगी तो हम स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन यूज करते हैं। स्ट्रिप, यह है स्प्लिट। स्प्लिट में क्या है, वन फैक्टर लार्ज प्लॉट एंड सेकंड फैक्टर रिक्वायर स्मॉल प्लॉट। So this design is used when there are two factors and one factor require large plot and cannot be accommodated in small plot and second factor can be accommodated in small plot। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं तब हम स्प्लिट प्लॉट डिजाइन यूज करते हैं। फैक्टोरियल आरबीडी में हम तब यूज करते हैं दोनों ही प्लॉट्स को स्मॉल में हम एकोमोडेट कर सकते थे। तो देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, तब हम जो है स्प्लिट प्लॉट डिजाइन को यूज करते हैं। तो जब भी हम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को छोड़ के कोई दूसरी डिजाइन यूज करते हैं तो उसका प्रिसीजन कम हो जाता है, क्योंकि अब हमें एक फैक्टर को लार्ज प्लॉट में ले जाना पड़ेगा, प्लॉट बड़े करने पड़ेंगे और जब प्लॉट बड़े होंगे ऑब्वियसली हेट्रोजेनिटी इंक्रीजेस। व्हेन एवर प्लॉट साइज इंक्रीजेस हेट्रोजेनिटी इंक्रीजेस एंड प्रिसीजन बिकम लो। सो दिस इज द रीजन दैट द प्रिसीजन ऑफ स्प्लिट प्लॉट डिजाइन इज लेस देन फैक्टोरियल आरबीडी। तो जो एक्सपेरिमेंट हम फैक्टोरियल आरबीडी में कर रहे हैं उसका प्रिसीजन अच्छा होगा, स्प्लिट प्लॉट का प्रिसीजन उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम एक फैक्टर के लिए बड़े प्लॉट बना रहे हैं और उससे हेट्रोजेनिटी आएगी, उससे एक्सपेरिमेंटल एरर का चांस ज़्यादा होगा। तो ये रीज़न रहता है कि प्रिसीजन जो है स्प्लिट प्लॉट का फैक्टोरियल आरबीडी से कम होगा। लेकिन हम उसको फैक्टोरियल आरबीडी में इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एडजस्ट नहीं होंगे ट्रीटमेंट में। तो स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन एक तरह से एडजस्टमेंट है या कॉम्प्रोमाइज़ है कि हम प्लॉट्स को बड़ा कर दे रहे हैं ताकि वो ट्रीटमेंट एडजस्ट हो सके। अब देखिए इसको कैसे हम करते हैं, इसका लेआउट कैसे बनाते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसको जानना। मान लीजिए कि हमारे पास जो टिलेज हैं, और दो तरह के टिलेज हैं हमारे पास। मान लीजिए एक है जीरो टिलेज और दूसरा है कन्वेंशनल टिलेज। और इस टिलेज के साथ मान लीजिए हम नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं 3 डोज में। नाइट्रोजन की 3 डोज हैं। मान लीजिए ये है 100 kg, 150 kg एंड 200 kg पर हेक्टर। तो उसमें देखिए हम पहले ब्लॉक्स बनाएंगे, 3 ब्लॉक बनाते हैं। ये कई बार बता चुका हूं मैं। इन ब्लॉक को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। मान लीजिए इस तरह का हमारा फील्ड है तो हम इसको 3 उसमें ब्लॉक करेंगे। ब्लॉकिंग क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जो सॉइल हेट्रोजेनिटी इधर की तरफ है तो हम ब्लॉकिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे। इस क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है कि ब्लॉकिंग इज डन इन विच डायरेक्शन, तो ब्लॉकिंग इज डन परपेंडिकुलर टू फर्टिलिटी ग्रेडियंट। तो ये फर्स्ट ब्लॉक है, दिस इज सेकंड ब्लॉक एंड दिस इज थर्ड ब्लॉक एंड द ब्लॉक इज एक्चुअली रेप्लिकेशन। सो इट इज R1, इट इज R2 एंड दिस इज R3। तो एक ही रेप्लिकेशन में हम सारे ट्रीटमेंट देंगे एंड नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स 2 टिलेज एंड 3 नाइट्रोजन, दैट इज 6 ट्रीटमेंट्स। इसका मतलब इस ब्लॉक में हमको 6 ट्रीटमेंट्स एकोमोडेट करने पड़ेंगे। तो जो पहला ब्लॉक है, तो ये टिलेज वाला जिसको हम लार्ज प्लॉट में जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मेन प्लॉट। तो लार्ज प्लॉट ये है मेन प्लॉट। तो अब हमको कितने प्लॉट बनाने पड़ेंगे मेन प्लॉट, वी हैव टू मेक 2 मेन प्लॉट। तो अब इसका हम 2 पार्ट कर देंगे। तो ये मेन प्लॉट 2 हो गए। एक में हम जीरो टिलेज देंगे, एक में हम कन्वेंशनल टिलेज देंगे। मान लीजिए इस वाले प्लॉट में हमने जीरो टिलेज किया और इसमें कन्वेंशनल टिलेज किया। तो अब जीरो टिलेज के साथ भी हमें 3 नाइट्रोजन लेवल देना है एंड सिमिलरली विद दिस कन्वेंशनल टिलेज वी हैव टू प्रोवाइड 3 नाइट्रोजन लेवल। तो इसका मतलब इसके 3 पार्ट करने पड़ेंगे, इसके भी 3 पार्ट करने पड़ेंगे। तो ये हमने इसके 3 पार्ट्स कर दिए, इस तरह से इसके भी 3 पार्ट्स कर दिए। अब देखिए ये कहलाता है सब प्लॉट। जो हमने छोटे प्लॉट बनाए उसको बोलते हैं सब प्लॉट। जो बड़े प्लॉट हैं वो हैं मेन प्लॉट। तो देयर आर 2 मेन प्लॉट
एंड 3 1 2 3, इसमें 3 सब प्लॉट एंड इन दिस केस आल्सो 3 सब प्लॉट 1 2 3। अब इसके अंदर हम रैंडमाइजेशन करेंगे नाइट्रोजन डोज का। सपोज यहाँ 100 150 200, सपोज इन 100 150 एंड 200। तो ये रैंडमाइजेशन इस तरह से करेंगे। इसी तरह से ये प्रोसेस भी हम इसमें करेंगे R2 एंड R3। तो ये इस तरह से चलेगा। R2 R3 में भी इसी तरह से हम प्लॉट बनाएंगे सिमिलरिटी के साथ और इसमें हम करेंगे। तो अब देखिए ये एक मेन प्लॉट बना जिसमें 3 प्लॉट हैं, दूसरा ये बना। अब इसमें हम रैंडमाइजेशन कर देंगे। हो सकता है इसमें हम CT कर दें, कन्वेंशनल टिलेज यहाँ से यहाँ तक करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम जीरो टिलेज करेंगे। तो अब देखिए प्लॉट बड़े हो गए तो कन्वेंशनल टिलेज करना आसान है, यहाँ से यहाँ तक पूरा जीरो टिलेज करना आसान है। तो ये इसका लार्ज प्लॉट करने से वो इजी हो जाता है उस ट्रीटमेंट को अकोमोडेट करना। अब इसके अंदर हम रैंडमाइजेशन कर देंगे सब प्लॉट का। सपोज 100 kg 150 kg 200 kg, सपोज 100 kg 150 kg एंड 200 kg। इसी तरह से इसी में भी हम R3 में भी रेप्लिकेशन में इसी तरह का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो ये अब हमको समझ में आया कि स्प्लिट प्लॉट डिजाइन तब यूज करते हैं जब देयर आर 2 फैक्टर्स। इस बात को ध्यान रखिए, व्हेन देयर आर 2 फैक्टर्स and 1 factor require large plot because it cannot accommodate into small plot because of its nature। अब टिलेज के जनरली जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो स्प्लिट प्लॉट में किए जाते हैं, इरिगेशन के भी स्प्लिट प्लॉट में जनरली किए जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिनको छोटे प्लॉट्स में नहीं कर सकते। जैसे डेट ऑफ सोइंग है। अब डेट ऑफ सोइंग का मान लीजिए 2 डेट का डिफरेंस मान लीजिए 10 डेज है, तो इस पूरे प्लॉट में हम पहले सोइंग कर लेंगे बना करके और इसमें फिर हम 15 डेज के बाद करेंगे। तो डेट ऑफ सोइंग के एक्सपेरिमेंट भी स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में किए जाते हैं, फैक्टोरियल में नहीं किए जा सकते। क्योंकि मान लीजिए हमें फैक्टोरियल आरबीडी में करना होता तो पहली डेट ऑफ सोइंग यहाँ देते, दूसरी यहाँ देते, फिर पहली यहाँ देते, फिर दूसरी यहाँ देते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि फील्ड प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आती हर ऑपरेशन में। अब मान लीजिए हमने पहली डेट ऑफ सोइंग इस पूरे प्लॉट में दे दी प्लॉट करके, सेकंड डेट ऑफ सोइंग जो भी आ रही है 1 वीक आफ्टर 1 वीक और 10 डेज, तो उसमें इसको हम यहाँ सोइंग कर देते, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता, ईजी हो जाता। तो पहले डेट ऑफ सोइंग हमने यहाँ पे कर दिया, पूरे में सोइंग कर दी, उसका जो 3 फैक्टर होते हैं मान लीजिए नाइट्रोजन के होते तो यहाँ कर देते, 10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जो दूसरा ट्रीटमेंट होता उसमें फिर हम फील्ड प्रिपेयर करके यहाँ कर देते। तो अब इसी तरह के बहुत ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनको हम छोटे प्लॉट में नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया जैसे टिलेज है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, टिलेज का है, इरिगेशन का है और डेट ऑफ सोइंग। तो ये हमको पता होने चाहिए कि किसमें किए जाते हैं। नाइट्रोजन और वैरायटी, देखिए नाइट्रोजन वैरायटी को हम लार्ज प्लॉट में भी ले सकते हैं या स्मॉल प्लॉट में भी ले सकते हैं। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो हम उसको स्मॉल प्लॉट में भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको लार्ज प्लॉट ही चाहिए, अगर हमारी बंडिंग फील्ड की अच्छी है तो हम नाइट्रोजन को स्मॉल प्लॉट में ले सकते हैं। अब इसमें एक देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मेन प्लॉट है देखिए उसका साइज इतना बड़ा है मेन प्लॉट, और जो सब प्लॉट है उसका साइज छोटा है। तो ओबियसली हेट्रोजेनिटी किस में आएगी, मेन प्लॉट में हेट्रोजेनिटी ज़्यादा आएगी और सब प्लॉट में हेट्रोजेनिटी कम होगी क्योंकि छोटे छोटे प्लॉट हैं, क्योंकि इतना ही एरिया, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा हेट्रोजेनिटी बढ़ेगी, देन प्रिसीजन बिकम पुअर। तो दिस इज द रीजन दैट इन केस ऑफ स्प्लिट प्लॉट डिजाइन मेन प्लॉट हैव लेस प्रिसीजन देन सब प्लॉट। तो इसमें ये स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में यही होता है कि जो लार्ज प्लॉट होते हैं इनका प्रिसीजन लेस होता है, कम होता है, और इनका प्रिसीजन हाई होता है। तो इसका मतलब जीरो टिलेज और कन्वेंशनल टिलेज का जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो कंपैरिजन का जो प्रिसीजन है वो नाइट्रोजन का जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसके प्रिसीजन से कम होगा। तो इसका मतलब जो रिजल्ट्स की जो रिलायबिलिटी है वो नाइट्रोजन के केस में ज़्यादा होगी और टिलेज के केस में कम होगी। लेकिन चूंकि अब हम तो ये चाहते हैं कि दोनों का ही प्रिसीजन हाई हो, लेकिन ये ट्रीटमेंट इस तरह से है कि एकोमोडेट नहीं किए जा सकते छोटे प्लॉट में, तो ये हमारा एडजस्टमेंट है, हमारा कॉम्प्रोमाइज़ है, तो हमें इस तरह से करना पड़ता है और लार्ज प्लॉट का या मेन प्लॉट का प्रिसीजन कम हो जाता है और सब प्लॉट का प्रिसीजन हाई रहता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इसके लेआउट किया जाता है, डिज़ाइन बनाई जाती है। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए नाइट्रोजन और वैरायटी है और हम वैरायटी का सीड हम छोटे प्लॉट में नहीं बो सकते हैं और उसके लिए बड़ा प्लॉट चाहिए। मान लीजिए हम 2 ट्रीटमेंट लेके चल रहे हैं, नाइट्रोजन एंड वैरायटी, और अगर नाइट्रोजन को मेन प्लॉट में देते हैं, अगर हम बड़े प्लॉट बनाते हैं
मान लीजिए कि लीचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है, या इसका लॉस होने की ज़्यादा है, या हमारा मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, हम छोटे प्लॉट में नाइट्रोजन को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसको हमने मेन प्लॉट में दिया मान लीजिए, और वैरायटी अलग अलग छोटे छोटे प्लॉट में अलग अलग वैरायटी का सीड बोया हमने, इसको सब प्लॉट में दिया। तो देखिए किसका प्रिसीजन ज़्यादा होगा, किसके रिजल्ट्स अच्छे तरह से जो है कंपेरिजन हम कर सकते हैं, या किसके रिजल्ट्स का हम कह सकते हैं रिलायबिलिटी ज़्यादा है। डेफिनेटली वैरायटी की ज़्यादा है। तो वैरायटी का जो रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा अच्छा होगा नाइट्रोजन कंपेरिजन में। तो इसका मतलब जब हम इस तरह की स्टडी करेंगे जिसमें नाइट्रोजन इज इन मेन प्लॉट एंड वैरायटी इन सब प्लॉट, देन रिजल्ट्स आर मोर एक्यूरेट इन केस ऑफ वैरायटी। तो ये इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो ब्रीडर करेंगे, क्योंकि वो ब्रीडर का इंटरेस्ट किसमें है, वैरायटी चेक करने में है कि विच वैरायटी परफॉर्म वेल। तब उस केस में वैरायटी को सब प्लॉट में रखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एग्रोनॉमिस्ट है, तो एग्रोनॉमिस्ट क्या करेंगे, इसको सब प्लॉट में रखेंगे और इसको जो है मेन प्लॉट में रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे एग्रोनॉमिस्ट, कोई एग्रोनॉमी में है काम कर रहा है, क्योंकि एग्रोनॉमिस्ट का इंटरेस्ट क्या होगा, टू नो द विच डोज इज ऑप्टिमम फॉर द वैरायटी, फॉर डिफरेंट वैरायटी। तो एग्रोनॉमिस्ट ये जानना चाहता है कि कौन सी नाइट्रोजन की डोज सबसे ज्यादा अच्छी है वैरायटी के लिए। तो नाइट्रोजन में ज्यादा प्रिसीजन चाहता है, तो नाइट्रोजन को वो सब प्लॉट में रखेंगे कि कोई वैरायटी के लिए कौन सी नाइट्रोजन की डोज ज्यादा अच्छी है। और लेकिन ब्रीडर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट द वैरायटी विच वैरायटी परफॉर्म वेल, तो वो किसको रखेंगे, सब प्लॉट में। तो ये अब हमारे ऊपर भी इस तरह के अगर दो ट्रीटमेंट हो जिसको हम दोनों को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे टिलेज वाले को तो नहीं कर सकते, वहां तो कंपल्शन है उसको लार्ज में रखना है। अगर दोनों को अगर हम कर सकते हो तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव या हम जिसको ज्यादा प्रिसीजन में चाहते हैं उसको हम सब प्लॉट में रखेंगे। ये हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हो सके तो दोनों का प्रिसीजन ही फैक्टोरियल आरबीडी में सबसे अच्छा आएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड इन फैक्टोरियल आरबीडी। इफ वी कैन एडजस्ट नाइट्रोजन एंड वैरायटी बोथ इन स्मॉल प्लॉट, देन फैक्टोरियल आरबीडी इज द बेस्ट डिजाइन, क्योंकि इसमें प्रिसीजन सबसे हाईएस्ट आएगा, क्योंकि इसमें स्मॉल प्लॉट्स में ही दोनों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो हमको एडजस्ट करना है किसी एक को, तो हम उसको स्मॉल प्लॉट में एडजस्ट करेंगे जिसकी हम ज़्यादा अच्छी तरह से स्टडी करना चाहते हैं, जिसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसका लेआउट कैसे बनता है और कौन से फैक्टर्स के लिए ये सुटेबल है। अगर हम इसका एनोवा देखें, एनोवा बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी और इसको हमें याद रखना चाहिए। तो एनोवा में देखिए सबसे पहले क्या होता है, सोर्स ऑफ वेरिएशन, कि जो रिजल्ट्स हैं जो आए हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन, हाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट्स। सेकेंड वन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। थर्ड वन इज सम ऑफ स्क्वायर, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, सम ऑफ स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेशन, देयर इज ए लॉन्ग कैलकुलेशन, बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन होती है। देन मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेशन, इसका फार्मूला है। देन दिस इज डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन एमएस। देन एफ वैल्यू, एफ वैल्यू कैसे निकालते हैं, एमएस ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय एमएस एरर। तो एफ वैल्यू जो भी निकालना है, जो मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय एमएस एरर। अब यहां देखिए आपको थोड़ा सा अलग नजर आएगी फैक्टोरियल आरबीडीसी डिजाइन का एनोवा। फर्स्ट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज रेप्लिकेशन, हमने रेप्लिकेशन बनाए, वी मेड डिफरेंट ब्लॉक्स, सो रेप्लिकेशन इज सोर्स ऑफ वेरिएशन बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन टू रेप्लिकेशन। ओके, सेकेंड सोर्स इज मेन प्लॉट फैक्टर, मेन प्लॉट फैक्टर and it is denoted as A, replication is denoted as R. Then third one is error A, यहां देखिए एरर A आ जाएगी जब हम जब प्लॉट बनाएंगे, 2 प्लॉट बनाएंगे, 3 प्लॉट बनाएंगे विद इन रेप्लिकेशन, तो वहां एरर A आएगी। ओके, फोर्थ वन इज सब प्लॉट फैक्टर, इट इज B। अब देखिए जब सब प्लॉट फैक्टर आया है, तो अब जब हमने इसको बनाया सब प्लॉट फैक्टर को, तो अब ए के साथ बी का इंट्रैक्शन आएगा। फिफ्थ वन इज इंट्रैक्शन, ए इंटू बी, दोनों के बीच में क्या इंट्रैक्शन है, कैसे एक के लेवल्स दूसरे के लेवल को अफेक्ट करते हैं, इन दोनों के आपस में क्या इंट्रैक्शन रहता है, दोनों का चेंजेस एक दूसरे के साथ कैसे चेंज लाते हैं, दैट इज इंट्रैक्शन। सिक्स्थ वन इज एरर बी, यहां देखिए 2 errors, there are 2 errors in split plot design, while in case of factorial RBD there was only 1 error। तो यहां एसपीडी में
दो एरर होंगी, एरर ए जो मेन प्लॉट के लिए होती है, एरर बी जो सब प्लॉट और इंटरेक्शन दोनों के लिए होती है। ये एरर जो है इन दोनों के लिए है। देन 7th इज टोटल। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम देखें, सो इन केस ऑफ रेप्लिकेशन r-1, मेन प्लॉट r-1 इंटू a-1, सॉरी a-1 क्योंकि a है केवल ये, तो a-1 एंड एरर a इज r-1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a-1, सब प्लॉट फैक्टर b-1, इंट्रैक्शन a और b का है, देन इट इज मल्टीप्लाइड a-1 इंटू b-1। देखिए किसी का भी इंट्रैक्शन निकालना है तो दोनों फैक्टर की डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का इंट्रैक्शन आ जाएगा। देन एरर बी, एक बताऊंगा क्या है एरर बी। देन टोटल कितना होगा, देखिए r रेप्लिकेशन थे, ठीक है, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन r, फैक्टर a, देन फैक्टर b, देन टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितने हुए, r-a-b, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, r-a-b -1, ये टोटल हुआ, ठीक है। अब जो एरर निकाली जाती है वो इन सब का सम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। एरर का जो फार्मूला है वो निकालने का डिडक्शन मेथड है, देन सम डिग्री ऑफ फ्रीडम इज सम एंड इट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल। तो r इन सबको जोड़ लिया जाएगा और इन सबको जोड़ के r-a-b -1 में से घटा दिया जाएगा। तो ये जो निकलेगा, क्योंकि ये लॉन्ग मेथड इसको बताया जा रहा है, इसको आप केवल पढ़ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, a टू r-1 इंटू b-1। यहां एक चीज आपको ध्यान रखने की है कि यहां देखिए जो एरर a है वो r-1 इंटू b-1 है, एंड इन केस ऑफ एरर b इट इज r-1 इंटू b-1 अलॉन्ग विद a से मल्टीप्लीकेशन है इसका। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो ये अगर ये आपको ध्यान में रहेगा तो ये आप इसमें फिर कभी गलती नहीं करेंगे। तो ये दो एरर हैं, इसमें दो एरर आप देख लीजिए कैसे निकली हैं, और इसको रिडक्शन मेथड से निकाला है, इसको इसलिए आप याद कर लीजिए कि इन r को और b को इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई करना है, a-1 नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, ये केवल a है, a-1 नहीं है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर, तो कैलकुलेशंस होती हैं। मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो सम ऑफ स्क्वायर निकलेगा उसमें से a-1 की कर देंगे तो ms ट्रीटमेंट a आ जाएगा। इसी तरह से जो सम ऑफ स्क्वायर निकला b-1 से कर देंगे ms ट्रीटमेंट b आ जाएगा। इंट्रैक्शन के लिए ms इंट्रैक्शन कैसे आएगा, जो सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे उसको a-1 इंटू b-1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इंट्रैक्शन की डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है। अब हमें ms ट्रीटमेंट a निकालना है। देखिए यहाँ पे ms ट्रीटमेंट a, तो यहाँ हम एरर a से डिवाइड करेंगे, इस वाले से ms एरर जो आया है। इसी तरह से ये हमारा मेन प्लॉट के लिए ये जाएगा a के लिए, b फैक्टर है उसके लिए देखिए क्या आएगा, ms ट्रीटमेंट b जो यहां से कैलकुलेट होगा, ms ट्रीटमेंट b यहां से कैलकुलेट होगा, ms ट्रीटमेंट a यहां से कैलकुलेट होगा, यहां से जो निकल के आएगा, डिवाइडेड बाय, यहां ध्यान रखिए ms एरर b से करना है, a से नहीं करना है, क्योंकि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये इन दोनों के लिए, सब प्लॉट के लिए और इंट्रैक्शन के लिए है। तो जो एरर b होती है वो सब प्लॉट के लिए है एंड आल्सो फॉर इंट्रैक्शन। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन। एरर b इज एप्लीकेबल फॉर सब प्लॉट, मेन प्लॉट, सब प्लॉट एंड मेन प्लॉट, सब प्लॉट एंड इंट्रैक्शन, मेन प्लॉट एंड इंट्रैक्शन, मेन प्लॉट, सब प्लॉट एंड इंट्रैक्शन, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एरर बी जो है सब प्लॉट और उसके इंट्रैक्शन के लिए होती है, तो यहां एरर बी से करेंगे। हमें a इंटू बी निकालना है, तो ms a इंटू बी कहां से निकलेगा, a इंटू बी यहां से निकलेगा, इसका सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे तो ms ट्रीटमेंट ms a इंटू बी निकलेगा एंड इट इज डिवाइडेड बाई ms एरर b। ये आपको ध्यान रखना है। जो ध्यान रखनी चीज है कि फैक्टर a के लिए, मेन प्लॉट के लिए एरर a होगी, मेन प्लॉट के लिए, सब प्लॉट के लिए एरर b है एंड इंट्रैक्शन के लिए भी एरर b इज यूज्ड। तो ये मैंने आपको बताया किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इसकी एनोवा बनती है। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। तो हो सकता है ये भी आपको समझ में ना आए, लेकिन आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि किस तरह से है। लेकिन जनरली एग्जामिनेशंस में
एरर पूछी जाती है, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो आपको क्लियर होनी चाहिए। मान लीजिए कि एक उसमें एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें टिलेज ट्रीटमेंट आर 3 एंड नाइट्रोजन डोज आर 4 एंड नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस आर 3, देन फाइंड आउट डिफरेंट एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए यहां कैसे आएगा, यहां देख लेते हैं। इसके लिए क्या आएगी, r-1 दैट इज 3 - 1 2। इन केस ऑफ मेन प्लॉट दिस इज मेन प्लॉट, टिलेज को मेन प्लॉट में देंगे एंड नाइट्रोजन डोज को सब प्लॉट में देंगे। तो ये इसका मतलब ये A है और ये क्या है, B है। सो इट इज 3 - 1 दैट इज 2। एरर A इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, इसमें B मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें B मल्टीप्लाई नहीं है, जबकि एरर B में A का मल्टीप्लीकेशन है। तो r-1 इंटू A-1, तो दिस इज r-1, दिस इज A-1, तो 2 इंटू 2 दैट इज 0 4। देन एरर सब प्लॉट फैक्टर B, इट इज 4 - 1 दैट इज 3। देन इंट्रैक्शन डिग्री ऑफ फ्रीडम A-1 is 2 and B-1 is 3, that is 6. Now important one is error B. Error B is A value is 3, then r-1 value is 2, then B-1 value is 3। तो कितना हो गया, 18। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये A-1 नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिए, दिस इज नॉट A-1, दिस इज A। तो ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 4 - 1 दैट इज 35। तो इस तरह से कैलकुलेशंस की जाती हैं स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन की। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मोटा मोटा हमें ये ध्यान रखना है कि जो एरर A है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, एरर A ध्यान रखिए वो होगी r-1 इंटू A-1, और जो एरर B होगी, एरर B होगी A इंटू r-1 इंटू B-1। एंड एरर A इज यूज्ड फॉर मेन प्लॉट एंड एरर B इज यूज्ड फॉर सब प्लॉट एंड इंट्रैक्शन। So this question can be asked in split plot design for the calculation of interaction. Which error is used? A and B both, either A or B, none of these. तो क्या आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एरर B। तो इसमें मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बता दी, किस तरह से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये था स्प्लिट प्लॉट डिजाइन के बारे में। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो इसको दोबारा देखिए। अगर मीन सम ऑफ स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि सम ऑफ स्क्वायर को एक कैलकुलेशन होती है, बड़ी कैलकुलेशन होती है, उसको हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, अभी बाद में कर लेंगे। केवल इतना समझ लीजिए, वो होती है मीन सम ऑफ स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड कर देते हैं, तो सबके लिए मीन सम ऑफ स्क्वायर निकल आएगा। अब हमें देखना है मेन प्लॉट का ट्रीटमेंट की टिलेज में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या कन्वेंशनल टिलेज और जीरो टिलेज में कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम उसकी एफ वैल्यू निकालेंगे, कि मतलब कि एमएस ट्रीटमेंट निकालेंगे और उसमें से किसको डिवाइड कर देंगे, एमएस एरर ए को, तो एफ वैल्यू आएगी। अब जो ये हमारी कैलकुलेटेड एफ वैल्यू आई है, एक टेबल होती है, पहले से ही बनी हुई एक टेबल है, उस टेबल से हम कंपेयर करते हैं। अगर एफ कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने कैलकुलेशन की है वो उस टेबल से ज्यादा आ गई तो हम ये मानेंगे कि जीरो टिलेज और कन्वेंशनल टिलेज में डिफरेंस है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आई तो हम ये मानेंगे इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंस है एफ वैल्यू की, ये पता करने में कि जो ट्रीटमेंट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो एरर की वजह से आ रहा है या वास्तव में उनका रियलिस्टिक इफेक्ट है। तो अगर इफ इट इज रियलिस्टिक इफेक्ट देन इट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट इफेक्ट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट। देखिए डिफरेंस तो कुछ ना कुछ रहेगा ही जब हम फील्ड में एक्सपेरिमेंट ग्रो करेंगे। तो जो ये डिफरेंस आ रहा है इसमें देखिए एरर्स भी होती हैं, मैनेजमेंट एरर होती हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर होती हैं, और ट्रीटमेंट का वास्तव में अपना इफेक्ट भी होता है। तो ये जानने के लिए कि इसमें ट्रीटमेंट इफेक्ट है या नहीं है, या वास्तव में या एरर की वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो उसके लिए हम एफ वैल्यू निकालते हैं। इस तरह से जो तीन हमने नाइट्रोजन की डोज माना चेक करी हैं, उसके लिए क्या निकालेंगे हम, एमएस ट्रीटमेंट बी निकालेंगे और इंट्रैक्शन एरर बी से डिवाइड कर देंगे, तो एफ वैल्यू आ जाएगी बी के लिए। अब उसको टेबल से मिलाएंगे।
अगर ये एफ वैल्यू ज़्यादा आ गई टेबल की वैल्यू से तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन डोज डालने से वास्तव में रियलिटी में प्लांट्स में चेंज आता है, उसकी यील्ड बढ़ती है। अगर ये कम आई तो हम कहेंगे कि नहीं, ये नाइट्रोजन डालने से कोई इंपैक्ट नहीं आया, ये कुछ वेरिएशंस हैं सॉइल में, कुछ एरर हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर्स हैं, उसकी वजह से वेरिएशन है, ये नाइट्रोजन की डोज की वजह से वेरिएशन नहीं है। तो ये हमें पता चलता है एफ वैल्यू से। दैट्स वाई एफ वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात को ध्यान रखिए कि सिग्निफिकेंट या रियलिस्टिक इफेक्ट होने के लिए एफ की जो वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू, वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, उससे हम कंपेयर करते हैं। जैसे लॉग टेबल होती है, इसी तरह से इसकी टेबल बनी हुई जिसको हम एफ टेबल के बोलते हैं। तो ये आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर को लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।